आज हम अध्ययन करेंगे बागवानी फसलों के बारे में। किसके बारे में? बागवानी फसलें। बागवानी फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे 2018 में। कब है? फल व सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है सेकंड। भारत का दूसरा स्थान है। फर्स्ट स्थान किसका था? चीन। बागवानी की बात कर रहे हैं। सन 2018 में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत में देखो उत्पादक किसका है? एक तो भारत में जलवायु पाई जाती है उष्ण और एक पाई जाती है शीतोष्ण। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। जो फल उष्ण कटिबंध में होते हैं और जो शीतोष्ण कटिबंध में होते हैं, दोनों ही प्रकार के फल हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं? भारत में। भारत दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है, जो उष्ण में होता है वो भी और जो शीतोष्ण में होता है वो भी। बताइए ना, क्या कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच जावे और कर्क रेखा का उत्तर के मायने झिका इन्हें वे तो शीतोष्ण कटिबंध मावे और कर्क रेखा का दक्षिण में झिका इन्हें वे उष्ण कटिबंध मावे। दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन भारत करता है। कौन कौन से? उष्ण और शीतोष्ण। दो लाइन हुई। पहली है कि 2018 में भारत चीन के बाद फल और सब्जी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। दूसरी है भारत उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। की महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ के क्या फेमस हैं? आम है। आम कड़ा का फेमस ही महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का। उरे आम हो सबसे ज्यादा वो है उष्ण कटिबंध का मायने स्थित। ठीक, कड़ा का नागपुर व चेरापूंजी यानी मेघालय के संतरे प्रसिद्ध हैं। यानी नागपुर और मेघालय में सबसे ज्यादा संतरे होते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले। यहाँ के क्या प्रसिद्ध हैं? केले। केलों का सबसे ज्यादा उत्पादन किन राज्यों में होता है? केरल में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? केले। तीन चीज पढ़ ली, आम, संतरा, केला। आम सबसे ज्यादा, संतरा और केला। कोई दिक्कत है तीनों? कहाँ की? उत्तर प्रदेश व बिहार में क्या होता है ज्यादा? लीची का उत्पादन होता है। किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश और बिहार में। हाँ, मेघालय का अन्नानास और मेघालय का संतरा भी है। मेघालय का मैंने अन्नानास भी और संतरा भी के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और क्या होता है यहाँ पे? अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? सेब का। आपका क्या के बारे में पढ़ रहे हैं? प्रमुख है बागवानी फसल के बारे में। 2018 की अगर हम बात करें तो फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है। अगर हम बात करें उत्पादक की तो भारत है उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही कटिबंध में आता है और दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। उष्ण और शीतोष्ण
दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन भारत करता है। अब वो राज्य जहां जिन जिन चीजों का उत्पादन होता है, अगर हम बात करें आम की, तो आम सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। अगर हम बात करें संतरा की, तो संतरा होता है नागपुर और चेरापूंजी में। अगर हम बात करें केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केले का। अगर हम बात करें यूपी और बिहार की, तो यहाँ पर उत्पादन होता है लीची का। मेघालय में सबसे ज्यादा होता है अनानास। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में होता है अंगूर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब के लिए प्रसिद्ध हैं। तो है मटर, एक के मटर, मटर लाग जाए तो फिर टमाटर। फूल गोभी तो बंद गोभी, फूल गोभी व बंद गोभी, प्याज, आलू और बैंगन। इनके उत्पादन में अब आप बात करा मटर, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज, आलू और बैंगन। भारत में प्रमुख स्थान है विश्व कमान का उत्पादन में, यानी बहुत ज्यादा आप केक रहा उत्पादन करा। विश्व कमान भी ज्यादा निर्यात आप चीजा को करा। के चीजा को शाबाश। खाद्य फसल के बारे में पहले हमने अध्ययन किया है। खाद्य फसल, खाद्य वो होती है जिनको हम खाने में काम में लेते हैं, और खाद्य वो होती है जो खाने के काम में नहीं आती। खाद्य फसल में पहला है रबड़। पहला क्या है? रबड़। क्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं? रबड़ का। क्या रबड़ है? वो भूमध्य रेखीय फसल है, भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन इसे उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में भी उगाया जा सकता है। कौन से कटिबंध में? रबड़ भूमध्य रेखीय फसल है और इसे उपोष्ण व उष्ण कटिबंध में भी उगाया जा सकता है। किसी बात करें वर्षा की, तो वर्षा चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। अगर बात करें तापमान की, तो तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, यानी वर्षा 200 से ज्यादा और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? रबड़ के लिए। कहाँ उगाया जाता है ये? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? रबड़ उगाया जाता है। रबड़ के बारे में दोबारा देख लो। रबड़ भूमध्य रेखीय फसल है, भूमध्य रेखीय फसल है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में आप उगा सका, अपने एरिया में भी उगा सका, लेकिन उगाने के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। अब वो राज्य जहां पर रबड़ का उत्पादन होता है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। अब हम अध्ययन करेंगे रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलों के बारे में। एक तो कपास, नंबर 2 जूट, नंबर 3 सन, नंबर 4 प्राकृतिक रेशम। ये 4 मुख्य रूप से भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसल हैं। ये जो पहली 3 है ना, ये मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त। देखो कपास अपना फसल उगानी पड़ेगी, कपास की, जूट की भी अपना ने फसल उगानी पड़ेगी, सन की भी अपना ने फसल उगानी पड़ेगी, लेकिन प्राकृतिक रेशम का फसल को नहीं उगाई जा। इनके करांगा आपा के कीड़ा पालांगा। क्या पाले जाते हैं? कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है, एक कीड़ा पाले जाए। ये नहीं, ये कीड़े के कोकून से प्राप्त
कीड़े के कोका पड़ रहे। हाँ, रेशेदार फसल। भारत में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली 4 ही रेशेदार फसल है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। शुरुआत की 3 है। एक तो अपना ने फसल वो की ही प्राप्त होगी, लेकिन चौथी के लिए अपना कीड़ा पालना पड़ेगा और कीड़े के कोकून से प्राकृतिक रेशम प्राप्त होती है। और ये जो प्राकृतिक रेशम होती है ना, ये कीड़े किस पेड़ पर पलते हैं? मलबरी पेड़ पर। किस पेड़ पर? मलबरी। प्राकृतिक रेशम जो आप प्राप्त कराने तो कीड़ो पड़ांगा वो मलबरी को पेड़ होगा। समझ में आ गया? बिठा दो एक बार बताऊं। 4 ही रेशेदार फसल है। कपास, जूट, सन, ये तीनों तो खेत प्राप्त होगी और कीड़े से प्राप्त होगी, और कीड़े के कोकून से प्राप्त हो कीड़ो पड़ांगा मलबरी के पेड़ के ऊपर। मिटा दूं। अब आप अध्ययन करांगा पहली को कौन सी को? फर्स्ट है हमारी कपास। कपास, कपास को मूल स्थान किन मूल स्थान माना जाता है? भारत को। मूल स्थान किसे माना जाता है? भारत को। और कपड़ा उद्योग में, किसमें? कपड़ा उद्योग में कच्चा माल कहां से मिलता है? कपास से। कपड़ा उद्योग में कच्चा माल कपास से मिलता है। ठीक है। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में। कब? 2017 में। फर्स्ट स्थान पर है चीन और सेकंड स्थान पर है भारत। और चीन आगे जानी कौन देगी? हर चीज का मान चीन चीन चीन। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। दक्कन के पठार में, कहां पर? दक्कन के पठार में जो काली मिट्टी है ना, वो कपास के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। उस तो क्या चाहिए कि मैंने? तापमान। हल्की के चाहिए? वर्षा चाहिए। और 210 दिन पाला रहित होनी चाहिए, पालो नहीं लागना चाहिए फसल ने। इसके अलावा एक और अगर हम बात करें ना तो खिली धूप है। ठीक है, चारों याद रखियो। पहली है उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 210 दिन तक पाला रहित होनी चाहिए और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये चीज मिलेगी ना बढ़ी की होगा इसका कपास को उत्पादन कर सका। ठीक है। किसकी फसल है? खरीफ की। और पककर तैयार होने में 6 से 8 माह लगते हैं। तैयार होने में कितने महीने लगते हैं? 6 से 8 माह लगते हैं पककर तैयार होने में। एक तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, ये क्या है? प्रमुख कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा। तो आप पढ़ ली कपास। दोबारा देख लो। कपास का मूल स्थान भारत है, यानी भारत में ही उत्पादन हो रहे। मूल स्थान अगर पौधों को मानना है तो किन मानना ही? भारत है। तो मूल स्थान कपास का क्या है? भारत है। कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। उत्पादन 2017 में चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर। दक्कन के पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा कपास कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी। इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, 210 दिन तक पाला रहित होनी चाहिए और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 माह का समय लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा प्रमुख उत्पादक राज्य है। में जूट 2 नंबर है, रेशेदार फसल है हमारी जूट। मोस्ट करके लिख लियो। हाँ, जूट को सुनहरा, बहुत सी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जूट का सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और जूट है ना, जूट ये खादर मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में? खादर जानोगे?
नवीन जलोढ़ मिट्टी, बाट को मैदान, रोज की आगे नई मिट्टी बिछन है, भट्ठे को उत्पादन हुए। और तापमान इसके लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान है, उच्च। खादर मिट्टी में जूट का उत्पादन होता है और इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखें राज्य, राज्य है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मेघालय। ये 4 राज्य है ना, वो जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य है। कौन कौन से? बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मेघालय। प्रयोग किसमें किया जाता है? बोरी बनाने में, चटाई बनाने में और रस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जूट का। इसकी लागत आती है ज्यादा, ठीक है। और नायलॉन है ना, वो मार्केट में क्या है? सस्ता, इसलिए इसकी मांग क्या हो गई? कम हो गई। ये है जूट। दोबारा देख लो, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, खादर मिट्टी में उगाया जाता है और तापमान इसके लिए क्या चाहिए? उच्च। राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मेघालय। प्रयोग होता है बोरी बनाने में, चटाई बनाने में और रस्सियां बनाने में। इसको उत्पादन करने में लागत ज्यादा आती है, जबकि नायलॉन का उत्पादन ज्यादा होता है और उसकी लागत भी क्या है? कम। अब हम अध्ययन करेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो कृषि तो है वो भारत में लगातार की जा रही है, शुरुआत से ही कृषि कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? प्रौद्योगिकी की वजह से इसमें ज्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी आप पुराने तरीके कृषि करने लग रहा, ज्यादा मशीना को उपयोग कौन कर रहा, इसलिए पुराना टाइम में कृषि करता भाई कर रहा, ठीक है, कोई ज्यादा सुधार कौन नहीं, ठीक है ना। किसकी? प्रौद्योगिकी की कमी है हमारे यहाँ, इसलिए इसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। क्या कहा? सिंचाई के साधन होने के बावजूद भी, क्या सिंचाई का साधन अपना बहुत ज्यादा जल भी है, लेकिन सिंचाई के साधन होने के बाद भी देश में बहुत से किसान ऐसे हैं जो अभी भी किस पर निर्भर हैं? मानसून पर निर्भर है, यानी वहां सिंचाई नहीं की जा रही है, वो अभी भी किस पर निर्भर है? मानसून पर है। तो कमी आई है, कापा बात के कौन पहुंचा से क्या, पानी पहुंचा कौन से क्या। कहिया जो कृषि है ना, ये भारत के 60% लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं, यानी 60% लोग है ना वो कृषि पर निर्भर हैं। अब इसमें हमें किसकी आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता है। इसमें कृषि में बात करें किसकी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? भूमि सुधार। क्या था? भूमि सुधार, यानी भूमि को क्या करना है? सुधार करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को मुख्य लक्ष्य हो क्या करना है? भूमि को सुधार करना है। भूमि सुधार के कानून तो बने, लेकिन इनको लागू करने में क्या की गई? लागू करने में ढील की गई। भी कानून तो बने ही, लेकिन बात लागू कौन कर? क्या टाइम पर नहीं लागू करे तो कोई सुधार कौन नहीं है, ठीक है। अब भारत सरकार ने 1960 से 1970 तक कई प्रकार के क्या बनाए थे? कानून बनाए, कई प्रकार के कानून बनाए। किसने? भारत सरकार। कब? 60 से 70 के मध्य कई प्रकार के कानून बनाए। एक तो है हरित क्रांति, हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, ठीक है। एक है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति प्रारंभ की गई। श्वेत क्रांति को दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। अब ये क्रांति तो शुरू होगी, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ कि इससे विकास है ना कुछ क्षेत्र तक ही सीमित
रहा। अब जे हरित क्रांति को प्रभाव सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में पड़ियो, सबसे ज्यादा कड़े पड़ियो पंजाब और हरियाणा में बैठे ए राज्य ने अगमान फसल उत्पादन डबल हो लगे, ज्यादा हो लगे। तो विकास ए जिकी क्रांति हुई ने इशू क्यों हो कि विकास कुछ क्षेत्र तक हो गया, पूरे भारत में विकास है को नहीं। इसके लाभ के लिए अब देखो किसानों के लाभ के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान दुर्घटना योजना क्या की गई, इन योजनाओं की शुरुआत की गई। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी शुरू करी और एक किसान दुर्घटना बीमा योजना शुरू करी। अब बात कर रहे हैं प्रौद्योगिकी और सहजतागत सुधार की। सिंचाई के साधन होने के बावजूद भी भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जो अभी भी किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। यानी प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सिंचाई खातर जल उपलब्ध कौन करवा सके भारत में, या अपनी कमी रही है, प्रत्येक किसान को जल उपलब्ध नहीं करवा सकते, नहीं करवा पाए। इस वजह से अभी भी किसान किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। और अगर हम बात करें कृषि की तो कृषि 60% लोगों का 60% भारत के जो लोग है ना वो डायरेक्ट किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। अगर हम बात करें सुधार की आवश्यकता है इसमें, क्यों, क्योंकि ये जो 60% लोग है ना वो बाकी की जो 40% और बाकी है ना सबको खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं। 60% तो डायरेक्ट जुड़े हैं और 100 का 100% लोग है ना वे खाने की चीज क्या पर निर्भर है, कृषि पर। इसलिए मैंने अपना क्या की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। अगर आप एक मान सुधार नहीं करो ने तो जनसंख्या ने खाने की क्यों जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए अपना कृषि का क्या की आवश्यकता है, सुधार। भारत सरकार प्रयास करो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही मुख्य लक्ष्य रखो कि भूमि में क्या करांगा, सुधार करांगा। लेकिन लक्ष्य रख लियो, कानून बना लियो, लेकिन कानून लागू को लियो। कानून लागू होने का मैंने क्या कर दी, ढील कर दी है। 1960 और 70 तक के कई प्रकार का कानून बनाया गया, कई प्रकार के कानून बनाए गए। जहां हरित क्रांति प्रारंभ हुई, श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई, देश ने हरो भरो करने खातर, दूध ने एकदम शुद्ध देने खातर एक क्रांति प्रारंभ करी गई। अब आंसू हो के ये जो क्रांति शुरू हुई ने आंसू कुछ राज्य क्यों होया बे तो विकसित हो गया और अन्य और बाकी का राज्य ने भी भट्टे का भट्टे रह गया। यानी वो जो विकास है ने वो कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। और किसानों ने लाभ देने के लिए भी सरकार बहुत सा प्रयास करने लगी। केसीसी योजना शुरू करिए और किसान दुर्घटना बीमा योजना शुरू कर रखी है, क्या खातर है, किसानों के लिए। और किसानों ने समय समय पर टीवी रेडियो का मायने मौसम की जानकारी देने लग रही है सरकार, कार्यक्रम संचालित करने लग रही है, कराने लग रही है सरकार। क्या खातर है, किसानों के खातर। वो अपनो पॉइंट है, समझ आ गए। भूदान ग्राम दान, भूदान ग्राम दान, भू मतलब भूमि, दान मतलब दान करना। भूदान आंदोलन ने भी के बारे में अध्ययन करा। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रह भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, विनोबा भावे ने। किसने किया था, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे भूदान ग्रामदान, विनोबा भावे है वो गांधी जी की बात पहुंचाने के लिए गांव गांव दौरों करता, गांव गांव जाते और गांधी जी की बातें लोगों तक पहुंचाते। एक बार वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में एक सभा में भाषण दे रहे थे, तभी वहां पर किसान खड़े हुए और किसानों ने जमीन की मांग की। लेकिन विनोबा भावे ने उनसे कोई वादा नहीं किया और कहा अगर आप सहकारी कृषि करेंगे तो मैं सरकार से बात करूंगा। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति रामचंद्र रेड्डी खड़ा हुआ और उन्होंने ऐलान किया कि मेरे पास 80 एकड़ जमीन है, मैं 80 किसानों को प्रति व्यक्ति 1-1 एकड़ जमीन दूंगा, किसमें, दान में। और यहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम भूदान आंदोलन कहते हैं। फिर आगे कुछ जमींदार थे जो गांव के मालिक बने हुए थे, उन्होंने गांव को दान देने की बात कही, इसे ग्राम दान आंदोलन कहते हैं। और इन दोनों को, भूदान और ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। समझ आ गई सबके। पाठ हो गया अपनो, ओ चौथो पाठ बहुत लंबो हो गया, वो चौथो पाठ आज हो है समाप्त।